अरावली पर्वत के पीछे रूपगढ़ राज्य पर राजा चक्रधर का राज्य चलता था। राजा चक्रधर के राज्य में सारी प्रजा सुख और अमन से रहती थी। चतुरसेन राजा चक्रधर का वफादार मंत्री था। वह बड़ा ही वीर, साहसी, पराक्रमी और बुद्धिमान था। वह कई बार युद्ध में अपनी वीरता और पराक्रम के जौहर दिखा चुका था। जिस युद्ध में भी वह सेना का नेतृत्व करता, उसमें रूपगढ़ की विजय निश्चित होती। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर सम्राट चक्रधर ने उसे रूपगढ़ का प्रधानमंत्री बना दिया था। इसके बाद वह रूपगढ़ के अमात्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग उसे प्रधानमंत्री चतुरसेन कहकर भी बुलाते थे। एक बार की बात है, रूपगढ़ का अपने पड़ोसी देश के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में चतुरसेन ने अपनी बुद्धिमता, कूटनीति और साहस के बल पर शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। अंततः विजय प्राप्त कर चतुरसेन सेना सहित लौट पड़ा। मार्ग में एक घना जंगल पड़ता था। रात होने वाली थी, अतः चतुरसेन ने सेना को आदेश दिया कि रात्रि होने से पहले इस जंगल को पार कर लें। सभी तेजी से कदम उठाते हुए वहां से चल पड़े। चतुरसेन स्वयं भी सेनापति के साथ मैदान पार करने लगा। उस सेनापति का नाम शंकर था, जो चतुरसेन के समान ही वीर और साहसी था। सूर्य तेजी से पश्चिम की ओर में छिपता जा रहा था। परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती जा रही थीं, अंधकार में विलीन हो रही थीं। कुछ ही देर में सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो गया, लेकिन अभी भी चारों ओर उसका थोड़ा सा प्रकाश फैला हुआ था। चलते चलते सहसा चतुरसेन को अपने आगे कुछ लोगों के फुसफुसाने का स्वर सुनाई दिया। उसने जैसे ही सिर उठाया, उसका चेहरा पसीने से बिल्कुल नहा उठा। भय से आंखें बाहर निकलने को आतुर हो गईं। सांसें जहां की तहां थम गईं। उसके सामने 3 काली परछाइयां खड़ी थीं। झुर्रियादार चेहरा था, जिसका रंग हल्दी के समान काला था। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, गाल पिचके हुए थे और मांसविहीन थे। उनके शरीर काफी भयंकर मालूम पड़ते थे। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरी दुनिया के प्राणी हैं। इनका भेष बहुत डरावना था और चाल ढाल स्त्रियों जैसी थी, लेकिन चेहरा देखने पर पुरुष होने का संकेत दे रही थी। ऐसा भयानक रूप किसी की भी धड़कनें रोकने के लिए पर्याप्त था। परंतु यह चतुरसेन था, जो अभी तक उनके सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही चीखने के लिए उसने मुंह खोला, वैसे ही एक छाया ने अपने सूखे हाथों को अपने होठों पर रखकर चुप रहने का संकेत किया। चतुरसेन का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन आवाज न निकली। वह आश्चर्य से भरकर उन्हें देखने लगा। तभी दूसरी छाया बोली, हे रूपगढ़ के वीर अमात्य चतुरसेन, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपना नाम सुनकर चतुरसेन चौंक पड़ा। वह डरते डरते बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, जबकि हम इससे पहले कभी भी नहीं मिले हुए हैं। चतुरसेन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम पहले से ही तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। चतुरसेन हैरान होकर बोला, पहले से? लेकिन तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो? हम कौन हैं, तुम्हारे बारे में हम कैसे जानते हैं? इन बातों का कोई महत्व नहीं है। केवल इतना जान लो कि तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का हमें पूरा ज्ञान है। हम यहाँ तुम्हें उस घटना के बारे में बताने आए हुए हैं, जिसके बाद तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा।
कल से तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चतुरसेन को कुछ समझ में न आया। वह हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? कल ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे जीवन को बदल देगा? जो कहना है साफ साफ कहो। काडौर जागीर का अमात्य शीघ्र ही रूपगढ़ के राज सिंहासन का अधिकारी होगा। कुछ ही दिनों के बाद तुम रूपगढ़ के राजा घोषित हो जाओगे। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं और रूपगढ़ के सिंहासन का अधिकारी? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? चतुरसेन ने बुरी तरीके से चौंकते हुए कहा, यह कोई मजाक नहीं है। हमारी बात पर विश्वास करो। क्या तुम उन्नति करना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हारा कदम चूमे? संसार में ऐसा कौन है जो उन्नति नहीं करना चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि ऐश्वर्य और वैभव उसके दास बनकर रहें? मैं स्वयं भी उन्नति के शिखर को छूना चाहता हूँ। निश्चिंत रहो चतुरसेन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। छाया ने प्रत्युत्तर दिया, लेकिन मैं इस पर कैसे विश्वास कर लूं? ऐसा कौन सा चमत्कार होगा कि मैं एक देश का राजा बन जाऊंगा? चतुरसेन ने संशय प्रकट करते हुए कहा। चतुरसेन, तुम्हारे अविश्वास का कारण क्या है? अविश्वास का कारण स्पष्ट करते हुए चतुरसेन बोला, इस समय सम्राट कृसेन के 2 पुत्र जीवित हैं। उनके रहते हुए भला मैं कैसे सिंहासन पर आसीन हो सकता हूँ? छाया ने कहा, कोई नहीं जानता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। समय का चक्र पल भर में सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। लेकिन यह कहकर छाया चुप हो गई। अब तक चतुरसेन को छाया की बातों पर विश्वास हो गया था। प्रसन्नता से उसका चेहरा दमकने लगा, परंतु छाया की बात अधूरी रहते देखकर वह उत्सुकतावश बोला, लेकिन क्या? अपनी बात पूरी करो। तीसरी छाया बात पूरी करते हुए बोली, लेकिन याद रखना, तुम्हारे बाद रूपगढ़ के सिंहासन पर शंकर की संतान का अधिकार हो जाएगा। शंकर की संतान का? यह क्या कर रहे हैं आप? चतुरसेन का दमकता चेहरा एकदम काला पड़ गया। तभी तीनों छायों ने जोरदार ठहाका लगाया और यह गीत गाते हुए वहां से अदृश्य हो गईं। राज्य करोगे नहीं करोगे, शाह बनोगे नहीं बनोगे, निश्चय ही संतान तुम्हारी नहीं राज्य की है अधिकारी। चतुरसेन को इस गीत का अर्थ बिल्कुल भी समझ में न आया। उसने आश्चर्य से भरकर शंकर की ओर देखा और हकलाते हुए बोला, शंकर, यह सब क्या था? क्या तुमने भी छायों की बात सुनी है या कोई स्वप्न तो नहीं था? नहीं चतुरसेन, यह स्वप्न नहीं हकीकत थी। मैंने भी छायाओं की सारी बात स्पष्ट सुनी है। मुझे इसमें कोई भी संदेह अथवा अविश्वास की बात नजर नहीं आती है, शंकर ने सरल शब्दों में कहा। परंतु ये छाएं कौन थीं? इन्होंने हमें सब बातें किस लिए बताईं? शंकर बोला, अवश्य ये भविष्य की काली परछाइयां थीं जो हमें सत्य दिखाने आई थीं। तो क्या कल हम काडौर की जागीर का अमात्य बनूंगा? उसने पुनः हैरानी से पूछा। इसका निर्णय आने वाला वक्त करेगा, परंतु इतना अवश्य जान लो कि काली परछाइयों ने जो भी कुछ कहा है वह अवश्य होकर रहेगा। शंकर ने उसे समझाया। अंधेरा पूरी तरीके से उतर आया था। सारा दिन चलते चलते सेना थक गई थी, अतः चतुरसेन ने विश्राम करने के लिए वहीं पर डेरा डाल लिया। जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में भविष्य के सपने तैर रहे थे। नींद उससे कोसों दूर थी। उसका मन
विचारों की उथल पुथल में हिचकोले खा रहा था। काली परछाइयों द्वारा कही गई एक एक बात उसके मन मस्तिष्क में उभर रही थी। वह कुछ ही दिनों में रूपगढ़ राज्य का राजा होगा। इस विचार ने उसके अंदर उत्साह, विश्वास और प्रसन्नता का संचार कर दिया था। उसे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगा। इसी प्रकार जागते हुए उसने सारी रात काट दी। प्रातः काल जैसे ही वह सेना सहित प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही एक शाही दूत उसके नाम सम्राट चक्रसेन का संदेश लेकर आ पहुंचा। चतुरसेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदेश पत्र खोला। उसमें नीले रंग का एक कागज निकला जिस पर स्वर्ण अक्षरों में एक संदेश लिखा हुआ था। चतुरसेन संदेश पढ़ने लगा। वीर अमात्य चतुरसेन, आपने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के बल पर जिस प्रकार शत्रुओं को पराजित किया है, उससे आपकी राजभक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध होती है। इससे प्रसन्न होकर मैंने आपको विशेष सम्मान देने का निर्णय लिया है। इस सम्मान के अंतर्गत मैं आपको काडोर की जागीर सौंपता हूँ और आपको वहाँ का आमत्य घोषित करता हूँ। इस संदेश पत्र को सम्मान का प्रतिरूप समझें और इसे स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। आपका प्रशंसक। पत्र पढ़कर चतुरसेन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पत्र शंकर की ओर बढ़ा दिया। शंकर एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ गया। सहसा उसने चतुरसेन के हाथ पकड़े और खुश होकर बोला, बधाई हो अमात्य, आपको काडोर की जागीर मुबारक हो। यह आपकी वफादारी का उचित सम्मान है। इसी के साथ काली परछाइयों द्वारा की गई भविष्यवाणी का पहला भाग पूरा हो गया है। अब आपको उनकी बातों पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेना चाहिए। चतुरसेन गर्व में भरकर बोला, यह मेरी वफादारी का एक छोटा सा प्रतिफल है। अभी तो लंबा सफर बाकी है और जब तक भविष्यवाणी का दूसरा भाग पूरा नहीं होता, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। इधर चतुरसेन भविष्य के सपने संजो रहा था, वहीं शंकर मन ही मन बोला, परंतु मेरे मन को तो तब तक शांति मिलेगी जब तीसरी भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मेरी संतान रूपलगढ़ राज्य के सिंहासन पर आसीन होगी। इस प्रकार दोनों अपने अपने मन में विचारों की अनेक श्रृंखलाएं लिए हुए आगे चल पड़े। नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके सम्मान में मंगल गीत गाए गए। अतः चतुरसेन अपने घर पहुंचा। तत्पश्चात काली परछाइयों के प्रकट होने, उनकी भविष्यवाणियों और सम्राट द्वारा काडोर का अमात्य बनाए जाने की सारी घटना उसने अपनी पत्नी को विस्तार से बता दी। उसकी पत्नी बड़ी अंधविश्वासी थी। जादू टोने में उसका विशेष रुझान था। उसने जब चतुरसेन के शीघ्र ही सम्राट बनने की बात सुनी तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसके सम्राट बनते ही वह साम्राज्ञी बनेगी, इससे उसकी खुशी में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन अभी सम्राट चक्रधर और उनके पुत्र जीवित थे। उनके रहते रूपलगढ़ का सिंहासन कोसों दूर था। अतः वह चतुरसेन को उत्तेजित करते हुए बोली, काली परछाइयों की भविष्यवाणी तभी पूरी होगी जब आप सम्राट चक्रधर को अपने मार्ग से हटा देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न कर लें। चतुरसेन सख्ती से विरोध करते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने सम्राट चक्रधर का नमक खाया है। उनके प्रति मेरी वफादारी जग जाहिर है। मैं एक सिंहासन के लिए उनकी हत्या कदापि नहीं कर सकता। खबरदार,
आज के बाद अपनी जुबान पर ऐसी बात फिर कभी मत लाना। अभी दोनों के बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी सम्राट चक्रधर स्वयं उसके घर आ पहुँचे। वे चतुरसेन को उसकी विजय के लिए बधाई देना चाहते थे। चतुरसेन और उनकी पत्नी ने सम्राट का यथोचित सत्कार किया और सेवा में कोई कमी न छोड़ी। भोजन में सम्राट और उनके अंगरक्षकों को शराब परोसी गई, जिसे पीकर सभी बेहोश हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। शराब के असर के कारण सभी गहरी नींद में डूबे हुए थे। किसी को भी अपने आसपास का कोई होश नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में आज नींद का नामो निशान तक न था, जिसके दिमाग में एक षड्यंत्र उठ रहा था। वह कोई और नहीं, चतुरसेन की पत्नी थी। उसने तलवार निकाल ली और पति से बोली, उठो और अपने भविष्य को उज्जवल कर लो। आओ, सभी गहरी नींद में हैं। आओ और सम्राट का सिर काट डालो। तुम्हें सम्राट बनने के लिए ही ईश्वर ने यह सुनहरा अवसर दिया है। चतुरसेन के हाथ कांप गए। वह विरोध करते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। जिस राजा ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है, मुझे भाई से बढ़कर माना है, राज्य के लालच में अंधा होकर मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ठीक है, आप कायरों की तरह यहीं बैठे रहें, उनके उपकारों और अपनी वफादारी को याद करते रहें। यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगी। आपको सम्राट बनने की इच्छा हो या न हो, लेकिन मैं तो सामग्री अवश्य बनकर रहूंगी। उन काली परछाइयों की भविष्यवाणी मैं पूरी करूंगी। उसकी पत्नी ने कठोरतापूर्वक कहा। पत्नी की बातों ने चतुरसेन को झकझोर कर रख दिया। उसने उसके हाथ से तलवार ले ली और सम्राट के कक्ष की ओर बढ़ा। पत्नी ने उसे पहले ही बता दिया था कि सम्राट के सभी अंगरक्षक शराब से बेसुध होकर पड़े हुए हैं, इसलिए उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। कक्ष में घुसते ही चतुरसेन को सामने खून से लथपथ एक तलवार लटकती हुई दिखाई दी। उसकी नोक उसकी ओर तनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी वह तलवार उसका मस्तक काट डालेगी। वह बुरी तरीके से चौंक गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में लहरा कर रह गया। तलवार का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं था। यह केवल उसका भ्रम था। आज तक उसका साहस कभी इतना कमजोर नहीं हुआ था। उसकी तलवार बिजली की तेज की तरह उठती थी और शत्रु का मस्तक काट डालती थी। उसे अपनी कायरता पर क्रोध आने लगा। इसी क्रोध के आवेग में वह आगे बढ़ा और तलवार के एक ही वार से सम्राट चक्रधर का मस्तक काट डाला। पल भर में खून के फव्वारे फूट पड़े और फिर देखते ही देखते चारों ओर रक्त का एक छोटा सा तालाब बन गया। भयभीत चतुरसेन जैसे ही वहां से भागने लगा, उसे एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कच्छ की एक एक ईंट पुकार रही थी, जागो सोने वालों, जागो, भागो भागो भागो, खूनी तलवारें हैं जागी, अपने आज बने हैं बागी। वस्तुतः प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ भी न था। यह उसकी अंतर आत्मा की पुकार थी, जो उसे अपने अंदर ही सुनाई पड़ रही थी। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। धीरे धीरे उसकी अंतर आत्मा की आवाज तेज होती गई। चतुरसेन ने घबराकर अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। फिर तेजी से कदम उठाते हुए वह कक्ष से बाहर निकल गया और अपने बिस्तर में जाकर छिप गया।
लेकिन उसकी पत्नी अधिक चालाक और बुद्धिमती थी। उसने चतुरसेन के कार्य की प्रशंसा की और उसकी खून से सनी हुई तलवार एक अंगरक्षक के पास रख आई। फिर उसने उस अंगरक्षक के हाथों और कपड़ों पर भी कुछ खून लगा दिया था। इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र कर डाला था। सुबह चक्रधर का सिर कटी लाश देखकर चारों ओर हड़कंप मच गया। जिसने भी सुना वह विश्वास नहीं कर सका। इस हत्या को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चूंकि हत्या चतुरसेन के घर पर हुई थी, इसीलिए सभी की जुबान पर केवल उसी का नाम था। सभी का यही मत था कि चतुरसेन ने ही राजा की हत्या कर दी है, लेकिन उसके सामने भला कौन अपनी जुबान खोलता। समझते हुए भी लोगों ने मुंह पर ताले डाल लिए। इधर चतुरसेन और उसकी पत्नी सम्राट की मृत्यु पर शोक प्रदर्शित कर रहे थे। उधर दोनों राजकुमार भयभीत हो गए थे। उन्हें अपने प्राण भी संकट में दिखाई देने लगे। एक न एक दिन चतुरसेन उनकी भी हत्या कर देगा, यह सोचकर वे सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे। अंततः वे चुपचाप नगर छोड़कर भाग गए। चतुरसेन का मार्ग पूरी तरीके से साफ हो चुका था। चूंकि वह सम्राट चक्रधर का निकटतम संबंधी और विश्वास पात्र था, इसीलिए दरबारियों ने एकमत होकर उसे अपना राजा चुन लिया और फिर शुभ दिन देखकर रूपगढ़ के सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके बाद काली परछाइयों की दूसरी भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हो गई। परंतु अब चतुरसेन के मस्तिष्क में तीसरी भविष्यवाणी गूंजने लगी कि तुम्हारे बाद शंकर की संतान इस सिंहासन की अधिकारी होगी। यह वाक्य रह रह कर उसके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देती थी। उसने स्वयं को खतरे में डालकर सम्राट की हत्या की थी। राजकुमारों को भगाने के लिए विवश किया था। लोगों की घृणा और ईर्ष्या का पात्र बना था। तो क्या यह सब उसने शंकर की संतानों के लिए किया है? नहीं, कदापि नहीं। उसने अपनी पत्नी को काली परछाइयों की तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बतला दिया तो वह उसे समझाते हुए बोली, यह सिंहासन बड़ी कठिनाई से तुम्हारे हाथों में आया हुआ है। क्या इसे यूं ही किसी दूसरे के लिए छोड़ देंगे? उचित यही है कि तुम अपने रास्ते के दूसरे कांटे को भी हमेशा के लिए हटा दो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। शंकर मेरा मित्र है। एक खून के बाद मुझ में दूसरा खून करने का साहस नहीं है। चतुरसेन विरोध करते हुए बोला, तुमने पहला खून अपने लिए किया था, परंतु यह दूसरा खून तुम अपनी संतान के लिए करोगे। लोग अपनी संतान के लिए जान तक दे सकते हैं, तुम्हें तो सिर्फ किसी की जान लेनी है। क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संतानें भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत करें, लोग उन्हें दुत्कारें, अपमानित करें? और एक बार फिर चतुरसेन अपनी पत्नी के वागजाल में फंस गया। उसने शंकर को मारने का निश्चय कर लिया था। कुछ ही दिनों के बाद उसने एक रात्रि भोजन का आयोजन किया। इसमें उसने शंकर सहित कई दरबारियों और मित्रों को भी आमंत्रित किया था। भोजन के उपरांत जैसे ही शंकर कुछ देर के लिए कक्ष से बाहर गया, चतुरसेन ने अपने विश्वस्त सैनिकों को गुप्त संकेत कर दिया। सैनिकों ने बाहर ही उसे घेर लिया और गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। देखते ही देखते रात्रि भोज का उत्सव शोक सभा में बदल गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे भय और शोक से भर गए। चतुरसेन ऊंचे स्वर में रोते हुए बोला, मित्र शंकर, सम्राट चक्रधर के बाद मुझे तुम्हारा ही सहारा था, परंतु तुम भी आज मेरा साथ छोड़ गए। अब मैं अकेला कैसे इतने बड़े राज्य को संभालूंगा?
विलाप सुनकर और शंकर के प्रति उसका प्रेम देखकर उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू उमड़ आए। तत्पश्चात उन्होंने उसे समझा बुझलाकर शांत किया और अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही चतुर्सेन सिंहासन की ओर मुड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा भय से पीला पड़ गया, हम माथे से पसीना चू पड़ा, आंखें बाहर निकलने के लिए आतुर हो आई। शंकर की आत्मा उसके सिंहासन पर शंकर के रूप में बैठी अट्ठास कर रही थी। वह केवल उसे ही दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग आत्मा की उपस्थिति से अनजान थे। वे शंकर की मृत्यु को चतुर्सेन की खराब हालत का जिम्मेदार मान रहे थे, परंतु चतुर्सेन की पत्नी उनकी बुरी हालत देखकर समझ गई कि अवश्य दाल में कुछ काला है। उसने शीघ्रता से कहा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये शंकर से कितना प्रेम करते थे। इस समय उनकी मृत्यु ने इन्हें अंदर तक हिला दिया है। इनकी हालत बिगड़ रही है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इसीलिए आप इन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। उसके बाद सभा समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उन्हीं लोगों के बीच शंकर का पुत्र भी उपस्थित था। अवसर देखकर वह भी वहां से चुपचाप निकल गया। चतुर्सेन ने सारी बात बतलाई तो उसकी पत्नी भी भय से थरथर कांपने लगी। अब शंकर का भूत उन्हें परेशान करने लगा। उसके कारण न तो वे ठीक से सो पाते थे और न ही ठीक से किसी काम में उनका मन लगता था। यद्यपि चतुर्सेन को रूपगढ़ राज्य का साम्राज्य मिल गया था, तथापि 2 हत्याओं के बोझ से उसकी आत्मा बुरी तरीके से दब गई थी। दिन रात उसे अपने पाप सामने नजर आते थे। सुख शांति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसका दिल दिमाग हमेशा बेचैन रहता था। उसका चेहरा डरा हुआ, चिंतित और व्याकुल दिखाई देता था। वह इन सब से छुटकारा चाहता था, परंतु वह पाप के ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से निकलना असंभव था। अतः पत्नी के परामर्श पर उसने उन्हीं तीनों काली परछाइयों से मिलने का निश्चय कर लिया जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। अगले ही दिन वह उस जंगल में जा पहुंचा। काली परछाइयों को उसके आने का पता चल चुका था। चतुर्सेन के साथ घटी घटनाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। वह उनसे मिलने क्यों आ रहा है यह भी वे भली भांति जानती थीं। अतः वे ऐसे जादू टोनों की तैयारियों में लग गईं जिनसे भविष्य की घटनाओं के बारे में जाना जा सके। चतुर्सेन ने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी भी भय से थरथर कांपने लगी। अब शंकर का भूत उन्हें परेशान करने लगा। उसके कारण न तो वे ठीक से सो पाते थे और न ही किसी काम में उनका मन लगता था। यद्यपि चतुर्सेन को रूपगढ़ का साम्राज्य मिल गया था, तथापि 2 हत्याओं के बोझ से उसकी आत्मा बुरी तरीके से दब गई थी। दिन रात उसे अपने पाप सामने नजर आते थे। सुख शांति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके दिलो दिमाग पर हमेशा बेचैनी रहती थी। उसका चेहरा डरा हुआ था, चिंतन और व्याकुल हमेशा दिखाई देता था। वह इन सब से छुटकारा पाना चाहता था, परंतु वह पाप के ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से निकलना असंभव था। अतः उसकी पत्नी के परामर्श पर उसने उन्हीं तीनों काली छायों से मिलने का निश्चय कर लिया जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी। अगले ही दिन वह जंगल में जा पहुंचा। इधर काली परछाइयों को उसके आने का पता चल चुका था। चतुर्सेन के साथ घटी घटनाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह उनसे मिलने क्यों आ रहा है या वे भी भली भांति जानती थी।
अतः वे ऐसे जादू टोनों की तैयारियों में लग गईं जिनसे भविष्य की घटनाओं के बारे में जाना जा सके। इधर कुछ देर के बाद चतुर्सेन जंगल में जा पहुंचा और चिल्ला चिल्ला कर काली परछाइयों को बुलाने लगा। काली परछाइयों, तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, मैं इन सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कुछ ही देर के बाद तीनों काली परछाइयाँ सामने आ पहुँची। तब चतुर्सेन ने कहा, अब तीनों ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ, लेकिन मुझसे 2 हत्याएं हो गई जिनके कारण मैं काफी व्यथित और चिंतित रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार भय से डरा डरा रहता है। तब काली परछाई ने कहा, चतुर्सेन डरो नहीं, तुम्हारी मृत्यु महिला के किसी बच्चे से न होगी। किसी भी महिला से पैदा हुआ व्यक्ति चतुर्सेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह कभी तुम्हें पराजित भी नहीं कर पाएगा और तुम पराजित भी नहीं होगे। केवल तुम्हें एक ही आदमी पराजित कर सकता है जो समय से पहले और माँ के योनि से पैदा न हुआ हो। काली परछाइयों की बात सुनकर खुशी खुशी चतुर्सेन महल लौट आया। महल के पश्चिम दिशा की तरफ सूरजगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ पर लीलाधर नाम का एक राजा राज्य करता था, जो कि माँ की योनि से न होकर पेट में चीरा लगाकर पैदा हुआ था और समय से पहले जब उसे पता चला कि रूपलगढ़ का राजा कुछ दिमाग से हल्का हो गया है, पूरा परिवार सदमे से गुजर रहा है, उसने उस मौके का फायदा उठाना चाहा और रूपलगढ़ राज्य पर हमला बोलने की तैयारी कर दिया। इधर रूपलगढ़ के राजा चतुर्सेन, उसकी पत्नी और बच्चे राजमहल में सो रहे थे। सुबह राजा ने उठकर आंखें खोली तो देखा उसकी पत्नी और बच्चे की किसी ने गला काटकर हत्या कर दी है। वह शोक से आतुर हो उठा, चारों तरफ चिल्लाने लगा। सैनिक इधर से उधर दौड़ने लगे, लेकिन उन दोनों की हत्या कैसी हुई किसी को कुछ भी पता न चला। चतुर्सेन और भी अधमरा हो गया। इधर सूरजगढ़ के राजा गंगाधर रूपलगढ़ पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। चतुर्सेन कभी वार करता तो कभी सूरजगढ़ के राजा ने चतुर्सेन को मार दिया। मरते मरते चतुर्सेन ने भी खंजर सूरजगढ़ के राजा के पेट में घुसा दिया। इस तरह दोनों का अंत हो गया। अब रूपलगढ़ की राजगद्दी शंकर की संतानों ने हासिल कर ली। कोई वारिस बचा ही नहीं था, इसलिए जनता ने शंकर की संतान को वहां का राजा बना दिया। इस तरह काली परछाइयों की तीसरी बात सच साबित हुई।